हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म्स डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ कूलम्स लॉ में मैग्नीट्यूड जाना था। ठीक है, हम लोग ये जान रहे थे कि एक पॉइंट चार्ज है, दूसरे पॉइंट चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है ये नहीं पता था। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म्स आ जाने से हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा, इसलिए हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए वेक्टर फॉर्म्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म्स ये कहता है दिस विल इंडिकेट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, मैंने क्या किया यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है जो प्लस नेचर का है, इसका नाम Q1 रखा है। ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज जो r डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये भी प्लस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का, इसका नाम Q2 रखा है। ठीक है, पहला का नाम Q1, दूसरे का नाम Q2 रखा है। ओके, आप चाहो तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ले सकते हो। ठीक है, अब Q1 से Q2 के बीच का डिस्टेंस r है। अब देखिए, ठीक है, Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव नेचर का है, इसलिए Q2 को रिपेल करेगा और ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। आप देख रहे हो, ये डायरेक्शन मैंने इंडिकेट किया है, एरो दे दिया है। ठीक है, ओके, किस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो Q2 पर अप्लाई हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर F2 लिखा है। अप्लाई कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। ठीक है, तो F21 इस तरीके से इसका नोटेशन किया है। ओके ना, तो 2 को ऑन कहा और 1 को बाई कहा। 2 पर फोर्स एक्ट हो रहा है, 1 अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा तो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर, तो फोर्स, ठीक है, 1 पर लग रहा है, 2 लगा रहा है, तो 1 को मैंने ऑन कहा है, 2 को मैंने बाई कहा है। ठीक है, ओके, मैं जब यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा और यहाँ तक पहुँचूँगा फोर्स लगाने के लिए, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ओके, तो इसको यूनिट वेक्टर में अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा, है ना। ओके, तो इसको मैं ऐसे इंडिकेट करूँगा r यूनिट वेक्टर 1 2। ठीक है, 1 लोकेशन पर फोर्स लग रहा है, 2 से लगाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए 1 को पहले लिखा, 1 को बोला 2 और 2 को बोला फ्रॉम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से मैं अगर यहाँ तक जाऊँ तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा r2 1। 2 को मैंने 2 कहा, 1 को मैंने फ्रॉम कहा। ठीक है, इसको यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप r21 और r12 के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, ये नोटेशन आप हमेशा याद रखोगे, अलग अलग बुक में अलग तरीके से नोटेशन दिया गया है, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पर r21 इज नॉट इक्वल टू r12, इसको मैंने बॉक्स में लिख दिया है। ठीक है, ओके, ये आपको भी पता होना चाहिए, वेक्टर आपने पढ़ा होगा। तो r21, ठीक है, r21 ये डिस्प्लेसमेंट है, r12 का ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण इक्वल नहीं है। उसी तरीके से दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो हम अगर सेम डायरेक्शन करना चाहें तो F12 को हम लोग को क्या करना होगा, माइनस में करना होगा, नहीं तो इसको करना होगा, दोनों में से एक में से किसी को माइनस करना होगा, तब डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा और मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब Q2 पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओके, इस चीज़ को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्केलर वाले फॉर्मेट को ही लिखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में जो था वहाँ पर, ये अब डायरेक्शन भी इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो इस फोर्स को यहाँ पर हम लिख लिए।
ठीक है, F21, और ये यूनिट वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट, इसको यहाँ पर लिख लिया मैंने, और कुछ नहीं करना आपको। तो हम लोग स्केलर फॉर्मेट में लिखते थे फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में क्या कर देंगे, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग सिर्फ ये करेंगे कि फोर्स, ठीक है, 21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड R यूनिट वेक्टर 21, ठीक है। यहाँ पर 2 क्या है, 2 है, 1 क्या है, फ्रॉम है। यहाँ पर 2 क्या है, ऑन है, 1 क्या है, बाई है। ये आप याद रखोगे। देखो ये वाला और ये वाला मैच कर गया ना, बस यही सिंपलेस्ट तरीका है इस नोटेशन को लिखने का। अब ठीक है, इस लाइन को यहाँ पर मैंने एज इट इज नोट कर लिया है। इस यूनिट वेक्टर को मैंने फुल वेक्टर के फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। आप क्लास 11th में अगर पढ़े हो वेक्टर, ठीक है, मैंने बताया था वेक्टर आप लोगों को। तो आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है, यही होता है। और ये स्केलर क्वांटिटी में मैंने इसको लिखा है। तो R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू फुल वेक्टर R21 अपॉन R, ठीक है। तो इसके बदले इसको मैं लिख सकता हूँ, तो आंसर बिल्कुल लिख लीजिए सर, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब ये R स्क्वायर है और ये R है, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके R³ बन जाना है, ठीक है। तो फुल वेक्टर के फॉर्मेट में F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ R21 फुल वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से F12 को भी लिखा जा सकता है, तो वही मैंने किया है। सिमिलरली F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर 1 2, और इसको फुल वेक्टर के फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ R12 फुल वेक्टर। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आप चाहो तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, चाहो तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। और इस दोनों के अलावा और एक फॉर्मेट है, ये जो मेरा आपको दिख रहा है यहाँ पर R स्क्वायर, यहाँ पर R³ दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर क्वांटिटी ही मानना चाहें तो इसको कैसे लिखें, तो आंसर है, इसको लिखने का तरीका है, देखो यहाँ पर कैसे लिखें। F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 फुल वेक्टर का मोड का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। हमने अभी क्या बताया था कुछ देर पहले, R21 इज इक्वल टू फुल वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर यूनिट वेक्टर R12 इज इक्वल टू फुल वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फुल वेक्टर R12। इसको एज इट इज अगर मैं लिखूं ऐसे ही, ठीक है, तो ये R³ कैसे मैं लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड का सिंबल हटेगा, ये वेक्टर का सिंबल हटेगा, तो ये R³ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसमें और इसमें सिर्फ यही अंतर है कि ये वेक्टर फॉर्मेट में है, ठीक है, और इसका हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, जबकि ये स्केलर फॉर्मेट में है, ये वेक्टर डिनोट नहीं कर रहा है, बस यही अंतर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो आप ये बोलोगे कि सर ये वेक्टर फॉर्म में है और इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, जबकि ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है, ये वेक्टर को शो नहीं कर रहा है R³, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पर F21 को भी लिख सकते हैं। F21 इज इक्वल टू F21 फुल वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R फुल वेक्टर 21 क्यूब इंटू R21 फुल वेक्टर, ठीक है। तो आप तीन तरीके से F21 को भी लिख सकते हैं और F12 को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म था। वेक्टर फॉर्म बताता क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है।
तो चलिए पोजीशन वेक्टर के लिए देखिए, यहाँ पर एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है ओ, ठीक है। यहाँ से एक पोजीशन है r1 और यहाँ से एक पोजीशन है r2। ये r1 पोजीशन पर एक चार्ज रखा है q1 जो पॉजिटिव नेचर का है, और r2, ठीक है, पोजीशन पर एक चार्ज रखा हुआ है q2, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, ठीक ना। अब देखिए इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको पता नहीं है, पोजीशन हमको पता नहीं है, कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हम लोग कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो ध्यान दो, जब आप वेक्टर पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके का पोजीशन रहे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये r1, ठीक है, और ये r2, दोनों का डायरेक्शन देखो, ये इंडिकेट किया है मैंने, ठीक है। ये q2 q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव नेचर का है, तो दिस वे रिपल करेगा, ठीक है। तो फोर्स ये 1-2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर फोर्स ये 2-1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि इस डिस्टेंस को कैसे लिखा जाए, ये डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करें, ये चीज़ नहीं दिया हुआ रहता है आपका, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए कैसे इसको लिखेंगे। सो यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर इस तरीके से बना लीजिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक ना, ये r1 और ये r2, ऐसे ही था, है ना, ओके। अब ध्यान दो, यहाँ पर अगर हम इस चार्ज से इस चार्ज को और जाएं, डिस्प्लेस करें, फोर्स लगाने के लिए जाएं, तो मेरा ये डायरेक्शन होगा, जबकि हमको यहाँ ये वाला डायरेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन देखिए, हम कहाँ से कहाँ रहे हैं, 1 से 2 की ओर, ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 1 से 2 की ओर। तो फोर्स किस पर लगेगा, 2 पर। लगाएगा कौन, 1, ठीक है, ओके। समझ में आ रही बात है। तो अब आप बताइए r1, देखिए अब आपको बोला जाए कि इस टोटल को ऐड कीजिए, तो आप कैसे ऐड करोगे इसको। तो ध्यान दो, यहाँ पर r1 प्लस r21 इज इक्वल टू r2, क्योंकि दिस प्लस दिस माइनस दिस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि फिर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए फिर यहाँ पर आ गए, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। और ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, और इसके हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेगेटिव लिखना होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, r1 प्लस r21 इज इक्वल टू r2 लिख सकते हैं ना। तो लिखा है भाई मैंने, r1 प्लस r21 इज इक्वल टू r2। तो यहाँ से r21 हम फाइंड कर लेंगे, तो r21 कितना हो जाएगा, r2, और इस r1 को उधर ले जाएंगे, माइनस r1। तो r21 फुल फैक्टर इज इक्वल टू r2 माइनस r1, ठीक है। ये हमको लिखना है। इसी तरीके से हम r12 जब लिखेंगे तो r1 माइनस r2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर ऐसे देख लो, ये r2 है, अब हम इधर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये तो r12, ठीक है। तो दिस डायरेक्शन प्लस दिस डायरेक्शन माइनस दिस डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए था। तो r2 प्लस r12 माइनस r1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसी तरीके से r2 प्लस r12 इज इक्वल टू r1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो r12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, r1 माइनस r2। बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इस पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट को सिमिलर उसी तरीके से लिख देंगे। यहाँ पर क्या था, मेरा r21 था ना F21 में, ठीक है। तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1, ये वेक्टर फॉर्मेट में है, मोड में क्यूब लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट R2 माइनस R1, यहाँ पर था क्या आपका, तो आंसर है सर यहाँ पर R21 था, वेक्टर फुल वेक्टर R21, तो R21 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1। उसी तरीके से हम लोग F12 को क्या लिख सकते हैं इन पोजिशन वेक्टर फॉर्मेट, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, का क्यूब और R1 माइनस R2। बात समझ में आ गई होगी आपको, बस यही काम करना है आपको। अगर ये चीज़ आप समझ गए, 11th में अगर वेक्टर पढ़े हो तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को आप रिपीट करोगे, पॉज करके, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कूलम्ब्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में था। अब बात करते हैं, ध्यान दीजिए, एक चार्ज यहाँ पर है, ये प्लस Q1 नेचर का है, एक चार्ज यहाँ पर है, ये माइनस Q2 नेचर का है, एक चार्ज यहाँ पर है, ये प्लस Q नेचर का है, ठीक है। एक चार्ज यहाँ पर है, ये माइनस Q नेचर का है, इसका नाम Q1, इसका नाम माइनस Q2, इसका नाम Q4 प्लस इसका नाम माइनस Q3, ठीक है। ये इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये 120 न्यूटन से Q1 Q3 को अपना ओर खींच रहा है 120 न्यूटन से, ठीक है। अब यहाँ पर Q2 मैंने लाया, अब मैं पूछूं कि अगर ये 120 न्यूटन से अगर इसको खींच रहा है तो ये भी तो इसको अट्रैक्ट करेगा, Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये 100 न्यूटन से कर रहा है, ठीक है, जबकि ये Q1 Q4 को 80 न्यूटन से रिपेल कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं पहला चार्ज Q2 को रखूं सिर्फ, तो 100 न्यूटन से ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं Q3 रख दूं, बाद में लाऊं Q3 को, तो क्या फोर्स पर कोई असर होगा। कहने का मतलब ये है, Q1 अगर 100 न्यूटन से इसको खींच रहा था, Q2 को अपना ओर अट्रैक्ट कर रहा था, तो क्या अब Q3 के आ जाने से ये 100 न्यूटन में कोई कमी आएगी, तो आंसर है कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। ये 100 न्यूटन से इसको खींचते रहेगा अपने ओर, ठीक है। और इस पर 120 न्यूटन लगाया तो 120 न्यूटन इस पर भी एक्ट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अब Q4 आ गया, ठीक है, तो क्या इस पर कोई कमी आएगी और इस पर कोई कमी आएगी, तो आंसर है कोई कमी नहीं आएगी। ये Q1 Q4 को 80 न्यूटन से रिपेल करते रहेगा, रिपल्सन का डायरेक्शन दिखाया मैंने। तो हमेशा आप ये याद रखना कि जब इस पर फोर्स लगाएगा तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं, जब इस पर फोर्स लगाएगा तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इसके कोई फोर्स में कमी नहीं आएगी, ठीक है। जब ये इस पर फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, तो इससे और इससे कोई लेना देना नहीं, इसके फोर्स पर कोई लेना देना नहीं। कहने का ये मतलब है Q1 Q3 को 120 न्यूटन से खींचेगा, फिर हम Q2 को ले आए तो 100 न्यूटन से खींचते रहेगा, लेकिन इस फोर्स में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। फिर Q1 को यहाँ Q4 इंट्रोड्यूस करा दिए तो 80 न्यूटन से इसको धकेलते रहेगा, कोई कमी नहीं आने वाली है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा आप लोग का भाई में पूछा जाता है, ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना, ओके। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस, ओके। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। आप लोगों को वेब में मैंने सुपरपोजिशन पढ़ाया था, ऑसिलेशन में भी पढ़ाया है, ठीक है, क्लास 11th में। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक प्लस Q1 नेचर का चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, ओके, माइनस Q2 नेचर का चार्ज यहाँ पर है, प्लस Q4 नेचर का चार्ज यहाँ पर है, और Q3 नेचर प्लस का यहाँ पर है। तो इस लोकेशन पर टोटल फोर्स कितना होगा इस सभी चार्ज के प्रेजेंस से। जब ऐसा हमको कहा जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, Q1 को, ठीक है, ये Q3 रिपेल करेगा तो फोर्स 1 पर एक्ट होगा, 3 लगाएगा, ठीक है, रिपेल करेगा। उसी तरीके से माइनस Q2 Q1 को अपने और अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये फोर्स का डायरेक्शन दिखाया मैंने, 1 पर एक्ट हो रहा है, 2 एक्ट कर रहा है, ठीक है।
ओके। उसी तरीके से Q4 Q1 पर फोर्स लगाएगा, इसको धकेलेगा, 1 पर अप्लाई हो रहा है, 4 अप्लाई कर रहा है ना। तो ये डायरेक्शन कैसे फोर्स का बनाना है आप सीख गए होंगे। ओके, अब इस पर नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है Q2 Q3 और Q4 के प्रेजेंस के कारण, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कैसे, F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जितना भी फोर्स आता चला जाएगा, जितने भी चार्जेस आते चले जाएंगे NH चार्जेस तक लिखते चले जाएंगे। तो F12 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 का क्यूब फुल वेक्टर R12। उसी तरीके से F13 के लिए Q1 Q3 हो जाएगा और F14 के लिए Q1 Q4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R12 मैग्नीट्यूड फुल वेक्टर का क्यूब R12 फुल वेक्टर, ठीक है। उसी तरीके से Q1 Q3 R13 फुल वेक्टर, यहाँ पर R13 मैग्नीट्यूड ऑफ फुल वेक्टर का क्यूब, यहाँ पर 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ R14 वेक्टर का क्यूब, यहाँ पर R14 फुल वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया आपको, है ना। इस तरह से लिखेंगे हम लोग, है ना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। फोर्स ऑन ए चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस अराउंड इट। ये आपको एग्जाम में लिख के आना है। और अगर कैलकुलेशन करना है, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कल कुछ न्यूमेरिकल के साथ आएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, बाय।